आज की वीडियो हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, हम इसमें सारे यूनिट देखेंगे, सारे वन शॉट देखने वाले हैं, लास्ट तक डिवाइसेस भी देखेंगे। तो तुम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इससे बार तुम्हारा पेपर कुछ नहीं आएगा, तो इस वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, एंड डिवाइसेस भी मिलेंगे तो उसे भी तुम लोग जरूर पेपर में करके जाना पूरा, ये अच्छे से तुम इससे लर्न कर लेना। तो चलो अब देखते हैं। तो तुम्हारा यूनिट नंबर 1 है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है, तो इसमें ये पता चलता है कि कैसे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो कैसे बनता है, कैसे रिफॉर्म हुआ था, कैसे स्ट्रक्चर्ड करा गया था, कैसे बनाया गया था, और कैसे इसमें बाद में चेंजेस लाए गए, सुधार लाए गए। तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे और बना कैसे था ये पहले पुराने समय में। ठीक है, तो पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस की बात करते हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विस होता क्या है? तो सिविल सर्विस होता है एक परमानेंट, क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट का। क्या होता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट का। एंड ये पॉलिसीज को, जो लॉज वगैरह होते हैं उसे इम्प्लीमेंट करवाने का इनका काम होता है। ठीक है, एंड ये न्यूट्रल होता है, प्रोफेशनल बॉडी होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, प्रोफेशनल बॉडी होता है। एंड जैसे तुमने सिविल सर्विस पहले सुना होगा, जैसे ये वर्ड तुमने सुना होगा, जैसे इंडियन सिविल सर्विस में कौन कौन आते हैं, जैसे आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया ना, और आईपीएस भी सुना होगा तुमने, आईएफएस सुना होगा। तो ये सब चीजें तुमने सुना होगा। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस वगैरह ये सारे सुना होगा तुमने, तो वहीं से ये वर्ड आया। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये कैसे आया था पुराने टाइम में, कैसे स्टार्ट हुआ था ये, कैसे बाद में जाके फिर ये इवॉल्व हुआ जो ये सिविल सर्विसेज है। ठीक है, तो इसमें देखो ब्रिटिश पीरियड में क्या होता है। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से तब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड कोविनेंटेड सिविल सर्विस एलाइट ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो उस समय में सिर्फ ना जो बहुत ही अमीर, बहुत ही इलाइट लोग थे, ठीक है, जो बड़े तो जैसे होते हैं ना, जैसे अब मान लो वो बहुत महंगे, मतलब अमीर लोग जो थे, बिजनेसमैन हो गए, जिनका बड़ा बड़ा घर था, लैंड ओनर वगैरह हो गए। ठीक है, तो वो सब इलाइट पीपल मानते थे। ठीक है, तो वही लोग सिविल सर्विस में जा सकते थे, और कोई नहीं जा सकता था। जैसे कोई मान लो कोई गरीब है या फिर कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आता है, सेक्शन में आता है, पुअर सेक्शन सोसाइटी में आता है, तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते थे इससे। ठीक है, सिविल सर्विस में वो लोग नहीं आ सकते थे। फिर 1858 में क्राउन रूल आया था। ठीक है, एंड देन इंडियन सिविल सर्विस स्टैब्लिश हुआ था तब जाके। ठीक है, और इसे और क्या बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो ये तुम याद रख लेना। ठीक है, कि इसे क्या बोलते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस को। एंड तुम्हारा पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है, ठीक है, जब जो भारत था हमारा वो आजाद हो गया था, तो उसके समय क्या हुआ था, ठीक है, जो इंडियन सिविल सर्विस था वो रिप्लेस हो गया था किसके द्वारा, आईएएस एंड आईपीएस के द्वारा। ठीक है, एंड देन ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट हुआ था, और फिर उसके बाद आर्टिकल 312 में इसे लाया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंडर इसे लाया गया था। एंड देन प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस की अगर बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आता है, आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफओएस आता है। ठीक है, तो ये सेंटर एंड स्टेट सबका काम संभालते हैं और ये हर जगह होते हैं। ठीक है, एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज में कौन कौन आते हैं, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएएस हो गया, रेलवे सर्विसेज हो गया। तो इनका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करना। ठीक है, एंड स्टेट सिविल सर्विस का काम होता है स्टेट के अंडर वर्क करना, जैसे कि स्टेट पुलिस सर्विसेज हो गया, एसपीएस मान लो, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। ठीक है, तो स्टेट के लिए अलग होते हैं एंड सेंट्रल के लिए अलग होते हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज में सब आ जाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, क्या हो गए, सारे ये सिविल सर्विसेज हो गए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे लॉ करना है, इम्प्लीमेंट वगैरह को कैसे लॉ करना है, कैसे लाना है, क्या चेंजेस करने हैं, तो ये सारे ये काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर ये लोग काम करते हैं। और फीचर क्या होता है इंडियन सिविल सर्विसेज का, परमानेंट होता है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होता है इसमें। ठीक है, एंड मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है, यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम के थ्रू, यानी कि उस एग्जाम के थ्रू लिया जाता है इन्हें। ठीक है, आईएएस आईपीएस का तुमने बारे में सुना ही होगा, एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए, कौन सा, यूपीएससी वाला। तो उसी के बेसिस पे वो होता है। ठीक है, सिलेक्शन वगैरह होता है। एंड देन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी फीचर हो गया कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि अब तुमने ये सुना होगा लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, फिर एग्जीक्यूटिव का काम, फिर जुडिशरी का काम, तो ये एक हायरार्की के थ्रू चलता रहता है ये स्ट्रक्चर जो होता है।
तो इसलिए ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। एंड जैसे कि अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी कुछ काम कर रहे हैं, वो स्टेट सिविल सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस सेंट्रल के अंडर काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया में, ठीक है, सारे सिविल सर्विस वगैरह काम कर रहे हैं, जैसे IAS IPS IFS जो भी हो गया, ठीक है। तो यही ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया। एंड देन रूल बेस्ड फंक्शनिंग, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ये लोग अपना काम करते हैं और गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO। सो PMO क्या होता है? तो PMO एक ऑफिस होता है किसका? प्राइम मिनिस्टर का। PM का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है जहाँ पे वो अपना काम वगैरह देखते हैं, संभालते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है PMO का? तो वहाँ पे बहुत सारे लोग वगैरह भी होते हैं PM के साथ, ठीक है, जो उन्हें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे बनाना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। एंड मिनिस्ट्री से सुपरवाइज करते हैं मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। एंड स्कीम्स के यानी कि स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब मॉनिटर करते हैं, ठीक है। एंड हैंडल करना, जैसे पब्लिक कुछ ग्रेवेंसेज हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए, कुछ भी, तो सारे वो हैंडल PMO में ही होते हैं, यानी कि जो PM का ऑफिस होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वहीं पे ये सारा काम होता है। एंड सबके बीच में मीटिंग चलती है वहाँ पे मिनिस्टर्स के बीच में। एंड जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए और वहाँ पे प्रेसिडेंट भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच का यानी कि बातचीत वगैरह होती है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्कीम्स लॉज वगैरह को, और क्या चेंजेस लाने, क्या रिफॉर्म्स लाने, ठीक है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे कोऑर्डिनेशन बना के रखना है पॉलिसी का। तो ये सारा चीजें जो होता है वो यहीं पर होता है PMO यानी कि पब्लिक सॉरी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? तो ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को संभालता है, ठीक है, एंड जल्दी डिसीजन लेने के लिए भी सपोर्ट करता है। अब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का क्या रोल होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? ये टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है जो कि कैबिनेट को सपोर्ट करते हैं। कौन होते हैं? टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होते हैं जो कि कैबिनेट को सपोर्ट करते हैं। और इसमें हेड होते हैं जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए जो कि सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट में आते हैं, ठीक है। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये लोग कैबिनेट मीटिंग्स के लिए एजेंडा प्रिपेयर करते हैं, डिसीजंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एंड कैबिनेट डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एंड उन इसमें और काम होते हैं इनका मिनिस्ट्रीज के, मैंने यानी कि मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, एंड क्राइसिस को मैनेज कैसे करनी, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब डिफरेंस कैसे क्या है, ठीक है, PMO का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो उसके बीच का एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बीच का क्या डिफरेंस होता है? तो जो PMO होता है वो PM के अंडर होता है, ठीक है, और जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है ये एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है, ठीक है। और PMO में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या होता है? पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए ज्यादा फोकस करा जाता है। तो ऐसे डिफरेंस वगैरह लिख सकते हो तुम। फिर मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो इन वर्ड्स को तुम याद रखना, ठीक है। जहाँ पे तुम कोई पॉइंट्स वगैरह भूल जाओ ना, तो तुम ये पॉइंट हर जगह लिख सकते हो, जैसे अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, एफिशिएंट वर्क करना, ठीक है, और रिड्यूस करप्शन वगैरह। तो ये सारे पॉइंट तुम ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये पॉइंट हर में आते हैं, ठीक है, ऐसे चैप्टर्स में ये पॉइंट हर में आते हैं। और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कब आया था? 1966 में। तो इसमें लोकपाल को रिकमेंड करा गया था एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करा गया था एंड रिफॉर्म्स कुछ बनाए थे, ठीक है। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है, 2005 में आया था। इसमें कुछ एथिक्स बनाए गए थे, ठीक है, गवर्नेंस में। तो गवर्नेंस का मतलब तुम्हें पता है, तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट वर्क करती है ना, जो गवर्नमेंट सारा वर्क संभालती है, ठीक है, किसके हेल्प से? जो बाकी जैसे स्टेट में जो मिनिस्टर्स हो गए या फिर और जो लोकल लोग हैं, तो सब तो वो सारे गवर्नमेंट मिलके क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं सारा, जो ये लॉज बनाने का, इम्प्लीमेंट करवाने का, यूनिटी मेंटेन करने का, सारा अपना काम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ करने का। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये सारा काम जो होता है वो गवर्नेंस में आता है, ठीक है। ई गवर्नेंस तुमने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में आ जाता है। तो इसमें काम बहुत फास्ट वगैरह होता है और इंटरनेट एक्सेस वगैरह होता है, तो इसलिए इसमें बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, इसलिए ई गवर्नेंस का यूज करा जाता है। तो इसमें ई गवर्नेंस आया था, ठीक है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में। एंड देन
RTI इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। और फिर पुलिस रिफॉर्म्स आए थे कुछ, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिटीजन ताकि ना सिटीजन्स को अवेयर करवाने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनके क्या राइट्स है, उन्हें वो कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी इलेक्शन वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें कैसे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो सिटीजन राइट्स वगैरह को बताने के लिए, ठीक है, उन्हें उनके राइट्स बताने के लिए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था, ठीक है। और ये RTI का मतलब, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में, और 2005 में। तो ये डेट्स वगैरह याद रख लेना एंड हेडिंग एंड पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। एंड पेपर में तुम लोग इसे एक्सप्लेन भी करना, ठीक है। ये जो हेडिंग्स है ना, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना तुम लोग, ठीक है। एंड व्हाट इज योर RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। और इसमें क्या था, इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करा गया था, अकाउंटेबिलिटी हो गया, कैसे करप्शन वगैरह रोकना है, कैसे क्या क्या चीजें करनी है, कैसे एफिशिएंट गवर्नमेंट जिससे गवर्नमेंट कैसे एफिशिएंट गवर्नेंस प्रमोट कर सकती है, और सिटीजन्स को उनके राइट्स का पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आई थी, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, तो सिविल सर्विस में क्या रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेटरल एंट्री एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। और ई गवर्नेंस में क्या रिफॉर्म्स आए थे, जैसे ऑनलाइन सर्विस हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन सर्विस हो गया, जैसे कि ई आधार हो गया ना, जो भी, और BHIM, ऑनलाइन पेमेंट ऐप सुना होगा, ठीक है, और UPI वगैरह, और भी ऑनलाइन बहुत सारे, और माई गवर्नमेंट ऐप जैसा कुछ है ना, बहुत सारे ऑनलाइन जो एप्स वगैरह हो गए ना, तो ये सारी चीजें ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स में आए थे, ठीक है। एंड पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ताकि सारी चीजें ऑनलाइन और फास्ट हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या गोल्स था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, क्यों चेंजेस लाए गए थे उसमें? ताकि करप्शन रिड्यूस हो जाए एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, एंड उन्हें पता होना चाहिए, RTI हो गया, कि उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन, यानी होना चाहिए उन्हें इन्फॉर्मेशन कि उनके क्या राइट्स है, उन्हें क्यों पार्टिसिपेट करना है, और उनका पार्टिसिपेट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, एंड इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे करप्शन रिड्यूस करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लिखा नहीं है, तो लेकिन वो भी लिख सकते हो, एंड एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, गवर्नेंस वगैरह, सिटीजन पार्टिसिपेशन, कैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव कर गया था, तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लाया गया था। फिर नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मान लो अब सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट तो संभाल नहीं सकती है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सारा काम नहीं संभाल सकती है, तो वो क्या करते हैं, अपना आधा काम किसे दे देते हैं, लोकल बॉडीज, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को अपना काम दे देते हैं, ताकि उनकी थोड़ा सा उनका काम टाइम बच जाए, और वो लोग अपना काम कर सके, ठीक है। तो ताकि वो अपन तो क्या करते हैं, वो लोग अपना पावर, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना वर्क्स, अथॉरिटी शेयर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, सेंट्रल से लोकल बॉडीज की तरफ, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, शेयर करने का, ठीक है, पावर्स हो गया, और जो भी वर्क्स हो गए, ठीक है, जो भी वर्क्स यहाँ पे बताए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी हो गया, तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने का, शेयर करने का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट या फिर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल बॉडीज या फिर लोकल गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पे होता है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल सॉल्यूशन की जरूरत होती है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल, ठीक है। एंड यहाँ पे रूरल एंड अर्बन दोनों आता है, ठीक है, लोकल बॉडीज में, और ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है लोगों से जोड़ने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स उनकी सुनने के लिए, कैसे वो बेटर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव से क्या गोल था, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया था, ठीक है, तो ये तो बता ही दे, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल सॉल्यूशन की नीड थी, एंड उन पे ज्यादा बर्डन ना हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे, इसलिए, एंड डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, ठीक है, करप्शन वगैरह कम हो जाए, और स्कीम्स, रूल्स, रेगुलेशन का बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, एंड पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करे, ठीक है,
एंड सो इसमें पब्लिक सर्विस भी डिलीवर करा गया था, ठीक है, बहुत सारा, ताकि वो लोग पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस में, ठीक है। अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो लोकली इलेक्टेड बॉडीज होती है ना, उनके द्वारा जो गवर्नेंस प्रमोट करा जाता है, तो उसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सॉरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है और इसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस। टू टाइप्स इसके हो गए, रूरल और लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल मतलब जो गांव वाले एरियाज में होता है, ठीक है, एंड अर्बन मतलब जो शहर के एरियाज में होता है। तो इसमें पंचायती राज पहले देख लेते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट में। तो पीआरआई से शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईएस। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे रूरल सेल्फ गवर्नेंस प्रमोट होता है, ठीक है, बाय द सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें 3 टायर सिस्टम होता है। तो जो विलेज लेवल होता है उसे कौन संभालता है? उसे मैनेज करते हैं ग्राम पंचायत, एंड ब्लॉक लेवल को पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल को जिला परिषद, ठीक है। एंड इसमें नेक्स्ट टॉपिक हो गया तुम्हारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये कब आया था, ठीक है? सो इट वाज इनेक्टेड इन द 1992 एंड दिस अमेंडमेंट gave द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पीआरआईएस, ठीक है। तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन था ना, तो उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस दिया था वो इसी अमेंडमेंट एक्ट ने दिया था, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने दिया था, ठीक है, जो आया 1992 में था। तो ये डेट्स वगैरह तुम याद रख लेना, ठीक है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये से जरूर पढ़ना। इसमें मेन फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें उन्होंने पार्ट 9th को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था, थ्री टायर सिस्टम को कंपलसरी बना दिया था, ठीक है, जो मैंने बताया ना, जैसे जिला परिषद हो गया, और ये ब्लॉक क्या था, ब्लॉक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, तो ये सारी चीजें इसमें आई थी। और ग्राम सभा को एज अ बेस बताया, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन इसमें हुए। एंड SC ST वालों के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए अलग से ही रिजर्वेशन करी गई थी इसमें। एंड वुमेन को, ठीक है, विमेन को 1/3 सीट प्रोवाइड करी गई थी, ठीक है। एंड 5 साल का ये होता है, ठीक है। और इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन आ गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो PRIS का क्या फंक्शन होता है? तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर, इरिगेशन हो गया, एजुकेशन हेल्थ वगैरह हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, और सैनिटेशन हो गया, ठीक है, पॉवर्टी हो गया, और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट वगैरह करने के लिए, और जैसे लोकल मान लो रोड वगैरह नहीं बने हैं, तो उन सबको सारा काम ये सारा संभालने के लिए एट द लोकल लेवल, ठीक है। तो इसलिए इसे लाया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। और इसका क्या रोल था पीआरआई का पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का इन द पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में? तो इसने हेल्प किया था आइडेंटिफाई करने के लिए बेनिफिशियरीज को, एंड MGNREGA को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए हाउसिंग स्कीम्स को, एंड मॉनिटर करने के लिए स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स को, ठीक है, लोकल प्लानिंग के लिए। सो दे एक्ट एज द लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम, जो कि प्रोवाइड करा जाता था लोगों को, ठीक है, पब्लिक को। पार्ट 20 का है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तब अर्बन होता है जो कि शहर के इलाकों में होता है, ठीक है। तो ये गवर्नेंस किसके द्वारा करा जाता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नगर पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो गया, ठीक है। तो ये तुमने सुना होगा ना, ये सब नगर पंचायत वगैरह सुना होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे कि तुम ना लेटर वगैरह नहीं लिखते हो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जैसे बच्चों को जैसे क्वेश्चंस आते थे ना इंग्लिश के पेपर में पहले बचपन में, कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखो कि रोड खराब है हमारा, पॉल्यूशन हो रहा है, हमारा घर के पास का इलाका बहुत खराब है। तो यही सब ये अर्बन गवर्नेंस में आ जाता है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड काउंसिल एंड द नगर पंचायत, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 1992 में फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था अर्बन लोकल बॉडीज को, ठीक है। तो जो 73 था उसने स्टेटस दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था रूरल लोकल बॉडीज को, एंड जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था अर्बन लोकल बॉडीज को, ठीक है। और दोनों आया 1992 में ही था, ठीक है।
दोनों का डेट याद रखना कि 1992 में ही आया था, बट वो 73rd था जो कि रूरल वाला एंड 74th है अर्बन वाला, ठीक है। इसमें मेन फीचर्स बताई दिए। 9th पार्ट ऐड हुआ था, रेगुलर इलेक्शंस वगैरह, रिजर्वेशन में, ठीक है, वुमेन के लिए ज्यादा, SC ST वगैरह के लिए ज्यादा, एंड वार्ड कमिटीज हो गई, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है। एंड इसमें कुछ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज आती है, ठीक है। क्या काम होता है उनका? अर्बन प्लानिंग करने का, ठीक है। अर्बन में जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो सारा प्लान करने के लिए, सैनिटेशन हो गया, रोड्स और ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया पब्लिक का, स्लम इम्प्रूवमेंट करने के लिए सैनिटेशन वगैरह, तो ये सारा काम। और जो होता था ना, ये सारा काम कौन संभालता था? अर्बन, सॉरी, कौन संभालता है? अर्बन लोकल बॉडीज। तो इनका काम हो जाता है, ठीक है ये। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस तो पहले बता दिया। क्या इंक्रीज करता है? अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करता है, एंड करप्शन रिड्यूस करता है, एफिशिएंसी प्रमोट करता है, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करता है, एंड पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक, ठीक है, इंकरेज करता है, एंड डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि लोकल लेवल, ठीक है। ग्रास रूट मतलब लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आए थे फिर यहाँ पे एक वर्ड और तुम ऐड कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं, पर कर सकते हो ऐड, क्योंकि ये सब चीजें बार बार रिपीट हो रही है ना, कई चीजों में तुम लोग ये देखोगे, ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आए थे, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब देखो। अब लोकल बॉडीज को जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वो ज्यादा फंड्स प्रोवाइड ही नहीं कर रही थी, और जो वो ज्यादा फंड्स प्रोवाइड नहीं करेगी तो वो लोग कैसे काम करेंगे? अपना काम वो सही से कर ही नहीं पाएंगे, उस वजह से फिर प्रॉब्लम होगी ना उन्हें। एंड कैपेसिटी भी वीक थी, उन्हें ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करा जा रहा था, इलेक्शंस भी टाइम पे नहीं होता था, एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखा जा रहा था उसमें, ठीक है। तो ये बहुत कई प्रॉब्लम्स आए थे डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। तो पावर शेयर करने में जो अथॉरिटी शेयर हो रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, ठीक है। किसके लिए? लोकल बॉडीज के लिए या फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो उनपे ज्यादा प्रेशर आ रहा था, और जब फंड्स बहुत कम मिल रहे थे और प्रेशर ज्यादा आ रहा था उनपे, जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट थी उनपे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, बजट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बजट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता क्या है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्टेट के प्रायोरिटीज को, रिसोर्सेज के एलोकेशन को, एंड द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द कंट्री। इन इंडिया द बजट इज बोथ एन इकोनॉमिक टूल एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बजट वर्ड तुमने पहले सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक अलग से ही वो होती है, ठीक है, एक अलग से गवर्नमेंट होती है, इसके लिए मिनिस्टर होती है जो कि इस काम को संभालती है, ठीक है, बजट के लिए। जैसे निर्मला सीतारमन है ना अभी करेंटली शायद, हाँ तो वही है शायद, तो फिर वही वही संभालती है ना ये। तो उनका काम है कि कैसे मैनेज करना है फाइनेंशियल, और कुछ जैसे कि जो पूरा कंट्री है हमारा, उसके डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को कैसे मेंटेन करना है, एंड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेशन करना है ताकि बाद में उसकी दिक्कत ना आए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर सके, एंड वो उस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें, ज्यादा बर्बाद ना करे, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके। एंड और इसलिए इसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल एंड पॉलिसी वो होता है, ठीक है, वर्क्स का पूरा वो होता है, बजट का पूरा वो मैं मतलब वो होता है, एक तैयार करा जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द बजट? तो भाई तो बता ही दिया, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल to 31 March. It was defined under Article 112 of the Indian Constitution as the annual financial statement, ठीक है। तो ये कब आया था? ये आर्टिकल 112 में आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ऐड करा गया था एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें पूरा वो देखा जाता है, पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा पूरा गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर में का पूरा एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स देखा जाता है। तो उसका एक फिर एक तैयार करा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करा जाता है, ठीक है, एनुअल, तो उसे बजट बोलते हैं। आया कब था? ये आर्टिकल 212 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड करा गया था, ठीक है, एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चीज को याद रख लेना। बजट क्या शोज करता है, ठीक है, वेयर मनी कम्स फ्रॉम, वेयर मनी विल बी स्पेंट, एंड गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एंड द डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। तो मनी कहाँ से आ रहा है? तो रिवेन्यू हो गया, कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो सारा बजट में
एक साल में फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो वो सारा चीज बजट में आता है, ठीक है, और उसी का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करा जाता है, ठीक है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, क्या ऑब्जेक्टिव्स है बजट के, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट। सो देखो, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट प्रमोट होता है, सोशल जस्टिस हो गया, पॉवर्टी कम होती है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, एंड रिसोर्स का एलोकेशन बहुत ही एफिशिएंट वे में हो पाता है, एंड फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है। फीचर्स ऑफ द इंडियन बजट, एनुअल होता है नेचर में, एनुअली देखा स्टेटमेंट बनाया जाता है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू का, ठीक है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है, और ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है, उन्हें पूरा सबके सामने दिखाया जाता है कि क्या बजट रहा है, इसमें रेवेन्यू बजट प्लस कैपिटल बजट क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है, और इसमें फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल भी जरूरी होता है लेना, ठीक है, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जब दिखाती है तो पूरा उन्हें पार्लियामेंट से वो अप्रूवल चाहिए होता है, और बाकी मिनिस्टर्स का भी पूरा राय चाहिए, राय लेते हैं वो लोग, और वहां पे डिसीजन मेकिंग भी चलती है, ठीक है, तो यही हो गया इसमें। एंड टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट, ठीक है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया जिसमें लायबिलिटी का क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, जैसे टैक्स रिवेन्यू में इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स आ गए, नॉन टैक्स रिवेन्यू में फीस, फाइन्स, डिविडेंड्स आ गया, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में आ गए क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, ठीक है, तो इसमें लो जैसे पब्लिक जो लोन वगैरह लेते हैं ना, और ब्रोइंग्स वगैरह हो गया, फिर डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ द लोन्स हो गया, सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है, और तुम लोग इन चीजों को अपने पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ये हेडिंग्स हो गया तुम्हारा। टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सैलरी, सब्सिडीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इक्विपमेंट, लोन्स टू द स्टेट्स एंड एसेट क्रिएशन। फिर अब बजट साइकिल इन इंडिया होता क्या है, ठीक है, तो बजट को बना एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसे स्टेजेस में डिवाइड करा जाता है। पहले तो बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो मिनिस्ट्री लोग वगैरह होते हैं पूरा एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स को सेंड करते हैं, फिर उसके बाद रिवेन्यू प्रोजेक्शन बन के तैयार होते हैं, फिर डिस्कशन होता है मिनिस्टर्स के बीच में, फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में, और वहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह चलता है, फिर उसके बाद कंसल्ट करा जाता है, ठीक है, प्री बजट कंसल्टेशन होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद प्रेजेंट करा जाता है, और लोकसभा में प्रेजेंट करा जाता है, और फाइनेंस जो मिनिस्टर होती है वो स्पीच भी देती है, ठीक है, बजट का स्पीच देती है, बताती है, और बाकी इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट करा जाता है बजट से पहले, फिर उसका डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, और सब लोग वो बातचीत करके मतलब सोचते हैं क्या आगे क्या करना है, ठीक है, तो डिपार्टमेंटल कमिटीज एग्जामिन डिमांड्स, फिर स्टेज 4 में अप्रूवल का देखते हैं, ठीक है, अप्रूवल हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसमें वोट होता है, ठीक है, सबसे एक दूसरे वोट करते हैं, फिर उसमें एप्लीकेशन बिल पास होता है, फाइनेंस बिल पास होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, तो फंड्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्रीज की तरफ रिलीज होता है, एंड देन डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेंड करे जाते हैं, फिर उसके बाद ऑडिट और रिव्यू होता है, ठीक है, तो उसमें एक्सपेंडिचर सीएजी ऑडिट एक्सपेंडिचर होता है, एंड देन वहाँ पे वो रिपोर्ट दिखाई जाती है, ठीक है, बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी, सॉरी, बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी। फिर टाइप्स ऑफ बजटिंग क्या होता है, तो लाइन आइटम बजटिंग क्या होता है, तो ट्रेडिशनल मेथड है जो कि आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर में फोकस करते हैं, जैसे कि सैलरी, ट्रैवल, एक्सेट्रा, एम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल कंट्रोल को ये देखता है, ठीक है, इसमें रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करा जाता, इसके क्या मेरिट्स हो गए, क्या फायदे हैं, सिंपल होता है एंड कंट्रोल करने में इजी रहता है, लिमिटेशन क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, जैसे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं होता, एंड वेस्टफुल स्पेंडिंग को भी इनकरेज करता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, सो ये इट लिंक्स मनी विद द वर्क डन एंड द रिजल्ट्स अचीव, ठीक है, तो ये मनी को ऐसे लिंक करते हैं कि कौन से काम हुए हैं और क्या क्या जो रिजल्ट्स हुए हैं वो आए हैं, अचीव हुए हैं, ठीक है, सो मनी को उससे लिंक करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बजटिंग में, और ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स पे, गोल्स पे फोकस करते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1960s में, ठीक है। फीचर्स क्या है, प्रोग्राम बेस्ड एलोकेशन होता है, गोल्स टारगेट क्लियर होते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, देखते हैं बाद में कि कितना एफिशिएंट है या मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेरिट्स हो गए, अकाउंटेबिलिटी, बेटर प्लानिंग एंड आउटकम्स पे, रिजल्ट्स पे फोकस करने का, ठीक है, इवैल्यूएशन पे, सॉरी, और लिमिटेशंस में क्या आ जाता है, ठीक है, डिसएडवांटेज में
ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर करना, एंड स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज GBB, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? तो जो हर डिपार्टमेंट होता है उसे अपने अपने यानी कि डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करना होता है फ्रॉम जीरो, तो डेट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, और ये इंडिया में 1980 में आया था, ठीक है। फीचर्स है ऑटोमेटिक कंस्टिट्यूशन प्रीवियस बजट का नहीं होता है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, और प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन होता है। फायदा क्या है? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करता है, एफिशिएंसी को इंकरेज करता है। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द बजट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या इंपॉर्टेंस होता है बजट का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह में? तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को या फिर रेवेन्यू वगैरह को कंट्रोल करता है, और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, और इंश्योर करता है, एंड ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाता है लॉज को, पॉलिसीज को, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉज वगैरह को एंड स्कीम्स को, ठीक है, एंड प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गोल्स, एंड मेंटेन करता है फिजिकल डिसिप्लिन को। कंक्लूजन में, ठीक है, बजट इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बट अ powerful administrative and development tool. Modern techniques like performance budgeting and zero-based budgeting aim to make public spending more result-oriented, transparent, and efficient. तो ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग है, ठीक है, तो ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग को इसलिए लाया गया था ताकि जो ज्यादा स्पेंड ना करे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्पेंड ना करे, और रिजल्ट भी अच्छा है, एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निक मॉडर्न टेक्निक्स कुछ लाए गए थे, ठीक है। सो इसलिए इसे बजटिंग को, ठीक है, तो बजट को एक सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं, पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट टूल की तरह देखा जाता है। सो यूनिट नंबर 4 है नेक्स्ट, तो इसमें है यूनिट नंबर 4 का नाम है टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। तो देखो, जो ई गवर्नेंस होता है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का यूज करा जाता है, ठीक है, जो कि सिटीजन को क्या होता है, फ्रेंडली होता है, क्योंकि आजकल सबके पास फोन है, तो सब लोग यूज करते हैं, तो उससे उन्हें इंफॉर्मेशन और फास्ट मिल सके, ठीक है, एंड जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी वो फास्ट हो सके, ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंट, ठीक है, वर्क कर सके, तो इसलिए ये लाया गया था, ठीक है, ई गवर्नेंस इन इंडिया। सो टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन by the making governance faster, transparent, and citizen friendly. E-governance means the use of the information and communication technology in government functioning and service delivery. तो ये मैंने बता दिया। मीनिंग क्या होता है तो ये बता ही दिया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया यूज करना, डिजिटल टूल्स यूज करना, ठीक है, इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ठीक है, एप्स वगैरह पे, और ये एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और इम्प्रूव करता है। डिफाइन तो बता ही दिया, यूज ऑफ द ICT by the government to provide the services, exchange information, and interact with the citizens, business, and other government agencies, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होता है, ठीक है, पब्लिक के लिए होता है ई गवर्नेंस होता है, और गवर्नमेंट के लिए भी ई गवर्नेंस होता है, एंड सिटीजन्स के लिए हो गया बिजनेस से, बिजनेस जो संभालते हैं उनके लिए भी होता है, एम्प्लॉयज के लिए भी होता है, तो ये सारे इसके टाइप्स है। बाकी ये लोग यूज किसका करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, IT का यूज करते हैं ई गवर्नेंस के लिए, तो ये बहुत फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका यूज करा जाता है, एंड करप्शन कम होता है, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी देखी जाती है इसमें, एंड सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन, एंड कॉस्ट रिडक्शन, एंड पेपरलेस गवर्नेंस, यानी कि इसमें जो पे वर्क होता है वो पेपर पे नहीं होता, वो सारा पेपरलेस वर्क होता है। देन इवोल्यूशन कब हुआ था, ठीक है, ई गवर्नेंस इन इंडिया में, ठीक है, तो पहले कब आया था, 1980 से 90s में आया था, जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में। देन फिर NIC हो गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गया, वहां पे मेजर रोल इसका प्ले हुआ था। देन फेज 2 में आया था ये गवर्नेंस प्रोजेक्ट 2000 में आया था, ठीक है, तो जो ऑनलाइन सर्विसेज थी वो स्टार्ट कर दी गई थी, पासपोर्ट सेवा, रेलवे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया था, एंड देन फेज 3 में डिजिटल गवर्नेंस 2014 में, ठीक है, 2014 ऑनवर्ड्स में वो आया था, एंड देन इसमें कुछ और डिजिटल सर्विसेज इंटीग्रेट करे गए थे, मोबाइल गवर्नेंस आया था, ठीक है, तो जब फोन आने लगे तो उस मोबाइल में भी बना दिया उन्होंने, नॉट ओनली कंप्यूटर बट, ठीक है, बट ऑन द मोबाइल ऑल्सो। सो फिर उन्होंने डिजिटल इंडिया मिशन लाया, बहुत सारी चीजें उन्होंने लाई थी, ठीक है,
फिर उन्होंने कुछ मॉडल लाया था जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना, जैसे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टू द बिजनेस, ठीक है। सो ये G2C हो गया, 2 का मतलब 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो G का मतलब गवर्नमेंट और C का मतलब सिटीजन। यहाँ पे G का मतलब हर जगह गवर्नमेंट है और 2 का मतलब 2 है, और बाकी G से गवर्नमेंट हो गया, C से सिटीजन हो गया, B से बिजनेस हो गया एंड E से एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। सबके लिए लाया गया था ये। तो इसमें देखो सिटीजन के लिए क्या क्या लाया गया था, आधार सर्विस हो गया, ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, पासपोर्ट सर्विस हो गया कि अपनी जो बुकिंग वगैरह है पासपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, तो सब चीज वो लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, जैसे फाइल ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, कैसे बातचीत करनी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी लाया गया था। एंड ई ऑफिस में, ठीक है, मान लो कि वो ऑनलाइन वगैरह बात कर रहे हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह से, तो ये हो गया एक तरीके से ई ऑफिस में आ गया। और फिर G2B हो गया, बिजनेस वालों के लिए भी GST पोर्टल लाया गया था, ई टेंडरिंग, ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड G2E एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, ऑनलाइन सैलरी स्लिप्स, पेंशन पोर्टल्स एंड HRMS सिस्टम, या HRM सिस्टम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स। इंपॉर्टेंस ऑफ द ई गवर्नेंस, क्या ये तो मैंने तुम्हें बार बार बता दिया है। अब ये बहुत फास्ट होता है तो डिले रिड्यूस होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता है इसमें, और प्रोवाइड करता है ये अच्छी सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करता है एंड करप्शन वगैरह कम होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा शो होती है इसमें, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी कम लगता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेथन करता है एंड अकाउंटेबल रहता है, ठीक है। तो ये सारा अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारा पॉइंट्स आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ द ई गवर्नेंस में, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो ये सारा तुम लोग किसी में भी लिख सकते हो, और इसे एक्सप्लेन कर दोगे तो और सही है, पेपर में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या हो गया, ठीक है, NEGP। तो ये लॉन्च कब हुआ था, 2006 में हुआ था। तो सर्विस यानी कि ऑनलाइन सर्विस को प्रमोट करने के लिए और सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक्सेस करवाने के लिए उन लोगों तक, ठीक है। तो ये लॉन्च कर गया था 2006 में। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लाया गया था, ठीक है, NEGP। तो इसके कंपोनेंट्स हो गए मिशन मोड प्रोजेक्ट, MMPS, कॉमन सर्विस सेंटर्स, CSC एंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स हो गया। फिर डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया था, ठीक है। तो इस पे एक स्टडी बनाई गई थी, ठीक है। तो लॉन्च हुआ था 2015 में, और इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया था इनटू द डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी में, ठीक है। तो बहुत चेंजेस आए थे, बहुत रिफॉर्मेशन हुआ था ताकि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है, फ्रॉम यानी कि बिल्कुल भी उधर डिजिटल कुछ नहीं था, और फिर डिजिटल एकदम से पूरा सब चीज डिजिटल हो गया। और विजन एरियाज हो गए, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजंस हो गया। फिर इसमें इनिशिएटिव्स कुछ लाए गए थे, जैसे कि आधार के लिए डिजिटल आइडेंटिटी ना, डॉक्यूमेंट हो गए बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह, तो सारा सारा फोन पे ही आ जाता है ना, तो वही सारी चीज लाया गया था। ई आधार हो गया, डिजिट लॉकर हो गया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए, उमंग ऐप हो गया, मल्टीपल मल्टीपल सर्विस को एक ही ऐप में रखने के लिए, भारत नेट हो गया रूरल ब्रॉडबैंड के लिए, एंड एक BHIM भी तुमने सुना होगा ना, एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप के लिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स थे, और कुछ UPI डिजिटल पेमेंट्स जैसे कि बता दिया ना, BHIM, और ई हॉस्पिटल, ई कोर्ट, तो ये सारी चीजें लाया गया था ऑनलाइन। तो मेजर इनिशिएटिव्स में ये सारे थे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये आ सकता है, तो इसे याद कर लेना, ठीक है। ये सब याद कर लेना सारे पॉइंट्स। और फिर देन बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल इंडिया, तो क्या इसके फायदे थे, तो इसके फायदे थे कि बेटर सर्विस प्रोवाइड करता था, रूरल पॉपुलेशन के लिए काफी हेल्पफुल था, एंड ट्रांसपेरेंसी हो गया, और बाकी एक्टिव पार्टिसिपेशन पीपल में देखा जा रहा था, एंड पेपरलेस गवर्नेंस होता था, करप्शन कम होता था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। देन चैलेंजेस ऑफ द ई गवर्नेंस, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब देखो, अब सबको थोड़ी डिजिटली लिटरेसी होती है, तो जिससे नहीं थी डिजिटल लिटरेसी, यानी मान लो जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और जैसे फोन चलाना, जैसे कि स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन्हें कुछ IT वाईटी वाले नहीं पता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, तो इसीलिए फिर चैलेंजेस आ रहे थे कुछ ई गवर्नेंस में, ठीक है। ऑनलाइन जो गवर्नेंस था उसमें बहुत प्रॉब्लम भी आ रही थी, जैसे स्टार्टिंग में जब इनिशिएट करा गया था इसे,
फिर डिजिटली लोग डिवाइड हो जा रहे थे, जिन्हें नहीं आता फिर वहां पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। फिर कुछ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह आ रहे थे, ठीक है। तो जो ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह, फ्रॉड वगैरह, स्पैमिंग वगैरह, तो ये सारी चीजें थ्रेट। और एक तो कभी कभी कई एरियाज में, रूरल एरियाज में नेट ही नहीं चलता, तो ये भी प्रॉब्लम्स वगैरह था, ठीक है। नेटवर्क इशू हो गया, अगर किसी को आता भी है ये सब यूज करना तो नेटवर्क इशू नहीं आता। तो ये पहले ऐसा होता था, ठीक है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी भी अच्छा नहीं था, गांव के एरियाज का पुअर था एकदम। तो ये सारी चैलेंजेस आ रही थी ई गवर्नेंस में, ठीक है। अब क्या सॉल्यूशन थे इसके, ताकि कुछ प्रोग्राम्स लाया जाए डिजिटल लिटरेसी के लिए, ठीक है, रूरल एरियाज में, ताकि उन्हें भी पता चले इसके बारे में। साइबर लॉज लाए जाए, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ठीक है, ऑफ द ऑफिशियल्स। तो कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो ई गवर्नेंस एक मॉडर्नाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था गवर्नेंस के द्वारा, जो कि एक कैसे गवर्नेंस शो करता है, गुड गवर्नेंस शो करता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक यानी पार्टिसिपेशन देखा जा रहा था। और बाकी डिजिटल इंडिया इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स अ गुड गवर्नेंस एंड द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो डिजिटल इंडिया बहुत ही एक मेजर स्टेप था गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो यूनिट 5 करवाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए होगी तो तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे पिन कमेंट में तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा, बस तुम्हें वहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो तुम वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो एट द अफोर्डेबल प्राइजेस, ठीक है। सो वहाँ से अगर तुम्हें लेना होगा तो तुम ले सकते हो, अगर नहीं लेना तुम्हें तो तुम लोग पीडीएफ से भी गो थ्रू कर सकते हो, सॉरी पीडीएफ नहीं, वीडियो से गो थ्रू कर सकते हो। एंड फिर बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं हो पूरा उस समय पढ़ते पढ़ते तुम लोग कंफर्टेबल नहीं हो स्क्रीनशॉट लेने में, तो फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना दोबारा एक और, पहले भी लेकिन वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो पहले पूरा वीडियो देखना, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, अगर तुम मतलब नहीं लेना चाहते हो तो। लेकिन अगर तुम्हें लेना है तो तुम लोग परचेज भी कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा, ठीक है, एट द अफोर्डेबल प्राइसेस तुम्हें मिल जाएगा ये। और एक चीज और, तुम लोग इसे सारा अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है, तो तुम लोग इसे पूरा पढ़ के जाना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो अब यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया। तो देखो अब सोशल वेलफेयर पॉलिसीज क्या लाई गई थी इंडिया में, जैसे लोगों के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन एक्टिव करवाने के लिए, ठीक है, सिटीजन का। तो कैसे इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या लॉज पॉलिसीज वगैरह लाए गए थे, ठीक है। तो देखो social welfare policies are measures adopted by the government to improve well-being, equity and quality of life of citizens, especially vulnerable sections, and these policies cover education, health, food security and employment। तो देखो, तो सोशल वेलफेयर पॉलिसी इसलिए लाई थी ताकि जो लोग है ना, उनका उनके लिए लाया गया था, ये उनके हित में लाया गया था, ताकि उनका जो वो हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह, एजुकेशन उन्हें नहीं मिल रही है, अगर खाने की कमी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो ये सारा उन्हें प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उन्हें एक वेलबींग लाइफ प्रोवाइड कर सके, क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कर सके सिटीजन्स को, इक्वालिटी प्रोवाइड करी जा सके, और जो अगर प्रॉब्लम है उसमें तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीजें पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लाया गया था, ठीक है। और जिन्हें नॉलेज नहीं है उन्हें वो करने के लिए, इससे अवेयर पहुंचाने के लिए ये लाया गया था जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है। तो इसका मतलब मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाए गए थे सोशल जस्टिस में, ठीक है। और बाकी इसमें ज्यादा फोकस करा गया था वुमेन में, ठीक है, वुमेन के लिए, और पुअर चिल्ड्रन, एल्डर्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ग्रुप्स वगैरह हो गई, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगी, उनके लिए ज्यादा लाया गया था, ठीक है। तो उनके और बाकी इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट और उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सैनिटेशन वगैरह, पॉवर्टी, एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स था गवर्नमेंट का, ठीक है, ताकि वो गुड गवर्नेंस प्रमोट कर सके एंड सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट कर सके फॉर द सोशल डेवलपमेंट। अब क्या अप्रोचेस थे सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट सिस्टम में, क्या अप्रोचेस थे, तो इसमें पहला रेसिडुअल अप्रोच हो गया। तो वेलफेयर उन्हें दिया जाता था जो कि अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते, एंड इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन था, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट जो थी वो इंटरफेयर नहीं करती थी, एंड जिन्हें हेल्प की जरूरत होती थी उन्हें ही हेल्प करा जा रहा था, ठीक है। तो ये रेसिडुअल अप्रोच हो गया।
एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या था? तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था वो था कि जो वेलफेयर सर्विस थी उसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोग्राम की तरह प्रोवाइड करा जा रहा था, जैसे कि स्कूल हो गया, पब्लिक स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह हो गया, या फिर कोई मान लो ओल्ड एज होम हो गया, ठीक है, या फिर ऑर्फन वगैरह का होम वगैरह हो गया, ठीक है। बाकी डेवलपमेंटल अप्रोच, तो इससे जो सोशल वेलफेयर को लिंक करा गया था ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है। तो इसमें एम्पावरमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग का पे ज्यादा फोकस करा गया था। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इन द एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या पॉलिसीज लाई गई थी एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए एंड सिस्टम को ठीक करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो इसमें एनईपी लाया गया था, ठीक है, 2020 में एनईपी लाया गया था, दैट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये इनका फोकस किस पे था, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके एंड उन्हें बचपन से ही सारी चीजें सिखाई जाए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सिखाई जाए, ठीक है। इसमें जैसे चाइल्डहुड केयर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाए कि वो कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े, उसके साथ वो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, अपने कोर्स के अलावा भी सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं। एंड वोकेशनल एजुकेशन वगैरह लाया गया था, ठीक है। एंड जैसे मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए ना, जैसे कि मान लो पहले सैक था, ठीक है, लेकिन तो कोई कई सब्जेक्ट ऐड हो गए, जी वैक वगैरह, तो ये पहले नहीं थे, ये बाद में ऐड कर दिए गए थे, तो ये इसलिए ऐड करे गए थे, ठीक है। एंड डिजिटल एजुकेशन को प्रमोशन करने के लिए, और बाकी तो डिसएडवांटेज काउंटीज के लिए भी इसे लाया गया था, ठीक है, ताकि उन्हें भी इक्वली वो इक्वालिटी मिले, ठीक है, एंड जेंडर इक्वालिटी को भी इक्वली मिले, ठीक है, फॉर द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फिर देन सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इन हेल्थ। तो हेल्थ में क्या लाया गया था, ठीक है, तो आयुष्मान भारत को स्कीम लाया गया था, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लाया गया था, जो कि 2018 में लॉन्च करा गया था एंड उसमें हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करा गया था अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। तो एक साल में और एक फैमिली को 5 लाख तक का मतलब कवरेज दिया गया था एंड 2018 में आया था, ठीक है, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसमें दो कंपोनेंट्स थे, ठीक है। तो इसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुना होगा ना, PMJAY, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए एंड एक्सेस को प्रूव करने के लिए फॉर द टू द सेकेंडरी एंड द टर्शरी हेल्थ केयर, और बाकी प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए। एंड देन फूड सिक्योरिटी में क्या क्या सोशल वेलफेयर पॉलिसीज लाई गई थी, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया था। तो इसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी वो एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करती थी एट द सब्सिडाइज्ड रेट पे, ठीक है। तो इसमें इनका क्या एम था, ये गोल था कि वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, जो गरीब लोग हैं उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो पुअर हाउस होल्ड्स में वो लोग फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, उनका गोल था। एंड it was targeted under the National Food Security Act 2013। तो 2013 में आया था ये, ठीक है। और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना, ठीक है, PDS को इस शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो इसमें की कमोडिटीज हो गए राइस, व्हीट, शुगर, जैसे अब तुमने जैसे होता है ना राशन कार्ड वगैरह सुना होगा, और गांव वगैरह में ये सब चीजें मिलती है ना, तो लोगों को ये प्रोवाइड करा जाता है, ये अनाज वगैरह प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, चीनी हो गया, चावल, अनाज वगैरह, आटा, ये सब प्रोवाइड करा जाता है। फिर अदर इनिशिएटिव्स क्या लाए गए थे, ठीक है, तो स्कूल वगैरह में मिड डे मील लाया गया था, ठीक है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए एंड और अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, तो जिससे एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन बहुत प्रमोट होगा, ठीक है। और इसमें अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना लाया गया था पुअरेस्ट फैमिलीज के लिए, ठीक है, ताकि उनके पास खाना नहीं है तो उन्हें खाना मिल सके, अन्न मिल सके, ठीक है, अन्न मतलब खाना, तो उन्हें मिल सके। एंड फिर पॉलिसीज कुछ लाया गया था एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, जो लोग बेरोजगार है, जिनकी जॉब नहीं है, तो उनके लिए भी एक सोशल वेलफेयर पॉलिसीज लाया गया था, जैसे कि MGNREGA, जैसे कि इसका पूरा फुल फॉर्म का नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें प्रोवाइड करा गया था 100 days ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू द रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। तो 100 दिन तक मतलब 100 दिनों तक उन्हें
वेजेस प्रोवाइड करे जा रहे थे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जा रही थी, ठीक है, एक साल में। एंड एम्प्लॉयमेंट की उन्हें लीगली गारंटी प्रोवाइड करी जा रही थी। एंड उनके वर्क फोकस कर रहा था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी पे। एंड इससे क्या हो रहा था, पॉवर्टी, एजुकेशन वगैरह सब प्रमोट हुआ था, ग्रोथ प्रमोट हुआ था, इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड पॉवर्टी भी कम हो गई थी, ठीक है, गरीबी कम हो गई, और बाकी करप्शन वगैरह भी कम। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। क्यों इंपॉर्टेंस, तो ये सारे तो बता ही दिया, पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बार बार कि क्या करता है, स्ट्रेथन करता है सोशल जस्टिस को, एंड पॉवर्टी को कम करता है, इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, सॉरी, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को कम करता है एंड इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है एंड इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, और एंड पॉवर्टी को भी रिड्यूस करता है, और बाकी वुमेन को एम्पायर करता है, ठीक है, एम्पावर करता है, क्योंकि इन्हें 1/3 जो सीट थी वो वुमेन को ही प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है। एंड बाकी SC ST जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वगैरह हो गए, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गए, उन्हें भी एम्पावर, ठीक है, एम्पावरमेंट प्रोवाइड करा गया था। एंड हेल्थ एजुकेशन को सपोर्ट करा गया था, सोशल जस्टिस प्रमोट करा गया था, ठीक है, और बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसे भी इम्प्रूव करा गया था। बाकी इसमें तुम लोग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी भी लिख सकते हो वर्ड, और बाकी अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, ये सब भी लिख सकते हो। क्या चैलेंजेस आए थे इसमें, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में काफी गैप आ रहा था, स्कीम्स का लीकेज हो रहा था, ठीक है, मतलब पहले ही वो बनाया नहीं और पहले ही फैल गया, पहले ही वो बातचीत फैल गई, ठीक है, और ढंग से मॉनिटर नहीं करा जा रहा था, इनएडुकेट मॉनिटरिंग एंड करप्शन हो रहा था उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने वक्त में, ठीक है, बहुत सारा, और उन्हें उनका जो वो था उन्हें मिल ही नहीं रहा था, उन्हें जो सिटीजन्स का राइट वगैरह था, तो वो सब उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रहा था, उन्हें जो उनका पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, पर पब्लिक डिलीवरी सर्विस वगैरह था वो प्रोवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है, एंड बहुत ही लिमिटेड अवेयरनेस था, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशंस, क्या रिकमेंडेशंस था, तो देखो, अब मॉनिटरिंग करने, इवैल्यूएशन करा जाए, मॉनिटरिंग करा जाए, पूरा देखा जाए, पूरा गवर्नमेंट के द्वारा गुड गवर्नेंस प्रमोट करा जाए, तो इससे सॉल्यूशन ये हो सकता है ना। फिर बाकी डिजिटाइज वेलफेयर डिलीवरी, जैसे कि आधार लिंकेज, और बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑफिशियल, इंकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द सिटीजन एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्रेवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स हो गया, ठीक है। देन यूनिट 6, इश्यूज डिबेट्स इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या इश्यूज आ रहे थे, क्या डिबेट हुए थे, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो ये यूनिट फोकस करता है एथिक्स में, अकाउंटेबिलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इट एग्जामिन द चैलेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेजर्स टू इम्प्रूव द गवर्नेंस, ठीक है, तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसमें कुछ एथिक्स लाए गए थे, अकाउंटेबिलिटी लाए गए थे, ठीक है, एंड ताकि रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप हो सके पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या एथिक्स लाए गए थे, इसका मतलब क्या होता है, तो ये कैसे प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज या फिर प्रिंसिपल होते हैं जो कि बिहेवियर गाइड करते हैं किसके, पब्लिक ऑफिशियल्स के, एंड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इन द डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस था, बिल्ड करता है पब्लिक ट्रस्ट को, एंड रिड्यूस करता है करप्शन को, एंड इंश्योर करता है जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है, इक्वालिटी प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है, एंड इनइक्वालिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है, एंड करप्शन को भी कम करता है, एंड प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। की एथिकल वैल्यूज, ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लिखा नहीं, पर मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है, तो ये सारे वर्ड का काफी जो पॉइंट्स है वो रिपीट पे रिपीट हो रहा है, तो ये तुम हर पॉइंट में इसे घुसा देना, ठीक है, पेपर में कुछ पॉइंट याद नहीं तो लिख देना। बाकी की एथिकल वैल्यूज क्या क्या थे, ट्रांसपेरेंसी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, प्रोफेशनलिज्म हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, ठीक है। अब क्या मैकेनिज्म थे एथिक्स को प्रमोट करने के लिए, तो कोड ऑफ कंडक्ट तुमने सुना होगा, ठीक है, तो ये सिविल सर्वेंट से लाया गया था, और बाकी इसमें ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन होता था, और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो गया। देन इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, adherence to the moral and legal principles, ठीक है, तो इसमें मोरल और लीगल प्रिंसिपल होता है, दोनों को मिला के जो बनाया जाता है, तो इंटीग्रिटी हो गया। एंड मिसयूज पावर का नहीं करना होता है, कंसिस्टेंसी अपने वर्ड सेक्शन में मेंटेन करना होता है कि जो बोले वो करना भी है, ठीक है, गवर्नमेंट को, ताकि गुड गवर्नेंस प्रमोट हो सके, एंड पावर का मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड ये भी नहीं कि सारा मतलब सारा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल बॉडीज को दे दिया जाए, तो ये सारी चीजें नहीं करनी।
और अकाउंटेबिलिटी में obligation to the explain actions, decisions, official accountable to the parliament, state legislatures, court, citizens. तो जो officials है उन्हें इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें पार्लियामेंट से स्टेट लेजिस्लेचर कोर्ट और सिटीजन्स जैसी ही एंड जो एंड एक्सप्लेन करा जाए सिटीजन्स को एक्शंस डिसीजंस के बारे में जो लोग आपस में भी बात करते हैं गवर्नमेंट वगैरह तो वो सिटीजन्स को भी वो इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेयरनेस प्रोवाइड करी जाए और क्या टूल्स है अकाउंटेबिलिटी के लिए तो इसमें लेजिस्लेटिव ओवरसाइट हो गया तो इसमें क्वेश्चन आवर डिबेट्स कमेटीज आती हैं ऑडिट ओवरसाइट हो गया इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी हो गया और इसमें जुडिशरी ओवरसाइट हो गया जुडिशियल ओवरसाइट हो गया जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेट्स और इसमें आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट हो गया जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल्स विजिलेंस डिपार्टमेंट आता है एंड देन इसमें सिटीजन ओवरसाइट में हो गया आरटीआई राइट इन्फॉर्मेशन जो कि 2005 में आया गया था ठीक है एंड सोशल ऑडिट्स हो गया फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो इसमें क्या होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो पीएम मिनिस्टर वगैरह हो गए एंड जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस हो गया ठीक है तो ये सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल वर्क को संभालने के लिए वो लीडर्स होते हैं ठीक है जैसे पीएम एंड मिनिस्टर्स और इन्हीं के अंडर काम ये लोग करते हैं ठीक है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जैसे कि आईएएस आईपीएस आईएफएस तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं और वो लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो इनका काम होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने का एंड इनका काम क्या होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए एंड जो ये होते हैं वो क्या करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस देते हैं मिनिस्टर्स को एंड कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट में आ गया कम्प्लीमेंट्री रोल्स होता है इनका पॉलिसी प्लस एग्जीक्यूशन का एक्सपर्टाइज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट पॉलिटिकल डिसीजंस एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी डिस्पाइट द पॉलिटिकल चेंजेस इसमें क्या चैलेंजेस डिसएडवांटेज कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए थे तो इसमें मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट टेंशंस ओवर अथॉरिटी तो इसमें ना वो जो अथॉरिटीज थे उनके बीच में एक टेंशन आ गया था ठीक है अब किसी को ज्यादा काम दे रहा है किसी को कम दे रहा है तो टेंशन तो आएगा ना क्योंकि वो ज्यादा क्यों करे तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर के बीच में क्या रहा था टेंशन क्रिएट हो गया था ठीक है ओवर अथॉरिटी या फिर ओवर पावर वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओवर ठीक है एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करा जा रहा था ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में और बाकी प्रेशर सर्टेन ग्रुप्स को प्रेशर प्रोवाइड करने की वजह से बाकी इलेक्शंस में डिले और प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज के द्वारा की वजह से इलेक्शन या फिर किसी भी चीज में देरी हो रही थी ठीक है तो डिले हो रहा था तो ये सारे चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा था फिर सॉल्यूशन तो इसमें पावर्स को का क्लियर वो एक्सप्लेन करना है सबको क्लियरली क्या करना है बांटना है एलोकेट करना है एंड देन इक्वली शेयर करना है और फिर बाकी ट्रेनिंग इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड देन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो गया स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल चेक्स हो गया ठीक है एंड व्हाट फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिबेट्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें कुछ मेजर इश्यूज थे जैसे कि पावर और का यूज करना करप्शन और बाकी मिस यूज ऑफ द ऑफिस ठीक है और इसमें रेड टेपिज्म हो गया ब्यूरोक्रेटिक डीलेज हो गया लैक ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स वीक implementation of the administrative reforms फिर इसमें proposed reforms थे lateral entry in the bureaucracy e-governance and digital service delivery performance based appraisal public grievance redressal mechanism तो ये सारा तुम लोग खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है जितना तुम्हें समझ में आता है तुम उस बेसिस पे अपने वर्ड्स में से एक्सप्लेन कर देना ठीक है और बाकी ये मेन पॉइंट्स को वर्ड्स को याद रख लेना ठीक है और अगर तुम्हें आंसर का मैं अगर बताऊं तो तुम लोग जैसा अभी मैं लास्ट में पीवाईक्यूज तुम्हें दिखाऊंगी तो तुम वो लोग देखना सेम तुम उसी वे में आंसर्स लिखना एंड जो हेडिंग्स होगी उसे बस एक्सप्लेन और कर देना तुम लोग पॉइंट्स में ठीक है एंड देन पहले इंट्रो देन मेन बॉडी देन कंक्लूजन लिखना अपने आंसर में एंड मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही लिखना ज्यादा मत लिखना वरना टाइम फिर कम बचता है फिर तुम्हारा कंक्लूजन में आ जाता है ethics, accountability, and healthy relationship between the political and permanent executives are central to good governance. Strengthening these aspects ensures efficient, transparent, and citizen-friendly. तो देखो तो अब कंक्लूजन में है कि जो अकाउंटेबिलिटी होगा एथिक्स मॉरल वैल्यूज को फॉलो करा जाएगा और बाकी
बाकी जो गवर्नमेंट है वो क्या होगा, एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सिटीजन फ्रेंडली होगा, सिटीजन को उनके राइट्स अवेयरनेस के बारे में बताए। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगा बिटवीन द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। एंड तभी तो वो सिटीजन्स को भी प्रोवाइड कर पाएंगे पब्लिक जो डिलीवरी सर्विसेज होती है, ठीक है। तो जब तो वो लोग खुद के बीच में ही एक बेटर हेल्दी रिलेशनशिप बना के नहीं रखेंगे तो फिर वो सिटीजन्स के लिए क्या ही काम करेंगे। तो ये भी जरूरी है, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों से गुड गवर्नेंस प्रमोट होता है। सो ये तुम्हारा सारे चैप्टर्स हमने कर लिया, ठीक है। तो सारा पांचों के 5 चैप्टर हमने कर लिए, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर था तुम्हारे, जो तुम्हारे ये था, क्या था, लास्ट चैप्टर था, सॉरी 6 चैप्टर्स करे हमने टोटल। तो टोटल 6 चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन अब पीवाईक्यूज देखते हैं। तो देखो पीवाईक्यूज में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनिशिएटिव्स बताओ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आए थे, तो तुम लोग इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और तुम लोग अपने वर्ड्स में और डिटेल में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मैंने और बाकी तो सारा मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया, तो तुम्हें बस आंसर मैं दिखा दे रही हूँ, बाकी तुम सेम इसी तरह आंसर पेपर में लिख सकते हो। एंड बाकी तुम लोग बस डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। एंड हेडिंग्स को भी तुम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देना एंड मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, देख लेना। अगर तुम हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। बाकी सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बताना है, ठीक है, कैसे वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पहले से डिफाइन लिख दिया, फिर 3 टायर सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, फिर बेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हो गया, फिर उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो और इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, वो सभी एक्सप्लेन करना। और फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस वगैरह तो सब एक्सप्लेन कर देना अगर ज्यादा मार्क्स का आएगा तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है बजट क्या होता है, फिर डिस्कस परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, तो ये एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो। फिर बाकी तुम्हारा ये क्वेश्चन 4 है कि बजट मेकिंग कैसे प्रोसेस चलता है। तो ये सारा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो इसमें तुम पहले तो इंट्रोडक्शन भी लिखोगे, ठीक है, कि बजट होता क्या है। फिर उसके बाद बजट मेकिंग का तुम लोग ये प्रोसेस मेन बॉडी में ये लिखना, ठीक है, जो ये है ये मेन बॉडी में लिखना। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिख देना अपने वर्ड्स में, यहाँ पे लिखा नहीं बट तुम लिख देना। क्वेश्चन 5 में तुम्हें फिर ई गवर्नेंस क्या होता है, फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह 2 टाइप्स बताओ। तो सारा ऐसा ये कर देना। इसमें शॉर्ट में दे रखा है लेकिन तुम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर देना क्योंकि ये नोट्स में है वो ऑलरेडी। देन क्वेश्चन नंबर 6 में सोशल वेलफेयर पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द नेशनल हेल्थ कमीशन NHM, ठीक है। तो ये ऐसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। देन क्वेश्चन 7 तुम्हें अकाउंटेबिलिटी के वेरियस टूल्स बताने इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी ऐसे आंसर कर सकते हो। सो इसमें आंसर राइटिंग में मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। फिर ऐसे लिखना है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होगी तुम्हारी, जैसे कि PM हो गया और मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन हो गए, जैसे कि IAS IFS IPS, तो ये सारे हो गए। तो इनके बीच का रिलेशनशिप का, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे तो पॉइंट्स में लिखा हुआ है लेकिन तुम लोग ऐसे तो पैराग्राफ में ही लिख देना, ठीक है। पहले इंट्रो लिखोगे, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो ये तुम्हारा ये हो गया क्वेश्चन। तो इतना ही तुम्हारा तो क्वेश्चंस। तो मैंने तुम्हें सारा वन शॉट पढ़ाया, सारा बता दिया। एंड मैंने तुम्हें लास्ट में पीवाईक्यूज भी दिखा दिया, कैसे आंसर लिखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें बता दी है। बाकी हेडिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करना है तो तुम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो लोग देख सकते हो तुम। और बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने बहुत सारे दोस्तों को शेयर कर देना। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप है, सब में शेयर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड यही बोलूंगी, प्लीज 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 कर देना भाई सब्सक्राइब, क्योंकि अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम सब्सक्राइब ना करो तो फिर ऐसे डीमोटिवेशन फील होता है, ठीक है। तो इसलिए तुम जरूर कर देना सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेटेड फील हो। एंड और वीडियोस फिर आती रहेंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर नोट्स चाहिए होगा तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो वीडियो के, या तो फिर तुम लोग पिन कमेंट में जाओगे तो वहां से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से तुम लोग परचेज कर सकते हो इसे, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस है, जस्ट 29 में तुम्हें मिल जाएगा ये। और अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट से पढ़ लेना, या तो फिर वीडियो देख के साथ के साथ पढ़ लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारी मर्जी है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।